क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे इस तरफ. सो रीड इट वेरी केयरफुली. सो क्वेश्चन क्या है? रीड इट केयरफुली. 3 Southeast Asian countries have the following type of economy. सो किस तरह की 3 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं? कंट्री जेड मिक्स्ड इकोनॉमी, कंट्री वाई सोशलिस्टिक और कमांड इकोनॉमी, कंट्री एक्स मार. Most of the economic issues are settled by market mechanism of demand and supply, where individual firms make the major decision about production and consumption. So this is one feature of the economies. दूसरा features, decisions regarding production and consumption, these are taken by the government. Ownership of most of the means of production is with the government. तो ये है दूसरा. तीसरा feature, economic decisions regarding production and consumption are taken by the individual and firms within a framework of regulation put in by place by the government. तो ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है जिसके बेसिस के ऊपर आपने 3 क्वेश्चन को आंसर करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको सामने नजर आ रहा है. तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा ये आपने बताना है. What will be answer to the first question? द जनरल फीचर एट सीरियल नंबर 1, ये वाला, ये किस इकोनॉमी को, किस कंट्री को मैच करता है? कंट्री जेड को, कंट्री वाई को या कंट्री एक्स को? किसके साथ ये मैच करता है? यस. सो यहां पे डिसीजन जो है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के फर्म्स लेती हैं, तो वो है मार्केट इकोनॉमी. सो मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो ये मैच करता है सी के साथ. सो आंसर सी ज्यादातर स्टूडेंट्स का है एंड आंसर सी इज करेक्ट ऑल्सो. अब दूसरा क्वेश्चन, सेम फीचर्स हैं. दूसरा क्वेश्चन, द जनरल फीचर्स एट सीरियल नंबर 2, इसमें सीरियल नंबर 2 दिस वन, ये इनमें से किस कंट्री की इकोनॉमी के साथ मैच करते हैं? कंट्री जेड, वाई और एक्स, और इनमें से किसी के साथ नहीं. क्वेश्चन नंबर 2, ये किसके साथ मैच करते हैं? सो आंसर गिवन इज बी, लेकिन कुछ आंसर ए भी दिए गए हैं. डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन कंजम्पशन आर टेकन बाय गवर्नमेंट, मोस्ट ऑफ द ओनरशिप इज ऑल्सो विद द गवर्नमेंट. तो ये हमारी है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, वाई, यानी इसमें हमारा आंसर आ जाएगा बी. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है गिवन आंसर बी. और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन. तो जब हम बात करते हैं 3 नंबर फीचर का, तो ये फीचर इनमें से किस कंट्री की इकोनॉमी का है? कंट्री जेड, वाई और एक्स. सो बाय डिफॉल्ट अब हमें आंसर पता है कि क्या होगा. सो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यस, इट विल बी ए. करेक्ट, एकदम करेक्ट. चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको लगता है कि वो करेक्ट स्टेटमेंट है? स्टडी ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स is part of macroeconomics. The term ends in microeconomics refers to wants, या none of these. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमें बताना है. क्वेश्चन नंबर 4, which statement is the correct statement? तो स्टडी ऑफ जीडीपी ये पार्ट मैक्रो का है, इसीलिए ये रॉन्ग है. स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स इज पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसीलिए ये माइक्रो का पार्ट है, ये भी रॉन्ग है.
एंड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम वांट्स को कहते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है और ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया भी हुआ है, लास्ट एग्जाम में दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल, ये जो इंफॉर्मेशन टेबल में प्रोवाइड की गई है इसको हम क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, डिमांड शेड्यूल कहते हैं, या प्राइस एंड डिमांड कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, इसको क्या कहा जाएगा? व्हाट इट विल बी कॉल्ड? डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, या प्राइस एंड डिमांड? So answer C, answer B, answer C, answer B, answer D is also given. तो ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, इस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। दिस इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। तो आंसर हमारा बन गया है नंबर सी। सो ये डिमांड शेड्यूल है जिसमें ऑन वन साइड वी हैव प्राइस, ऑन अदर साइड वी हैव क्वांटिटी डिमांडेड। 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, डिफरेंट प्राइस के ऊपर डिमांड कितना है इसको एक्सप्रेस करने वाली शेड्यूल को हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम दिस गिवन इंफॉर्मेशन हम क्या कंक्लूड करेंगे? ये जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया गया है टेबल के अंदर, तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे? देयर इज एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड is not visible in the given example. Demand has been declining. Demand has been rising as price is rising. तो क्या कंक्लूड करेंगे ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 7 से। What we will conclude? कंक्लूड क्या करेंगे? यस, आंसर 7A इज अ करेक्ट आंसर। अब आपको ये बताना है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, ये आपको लिख करके बताना है। सिंपली क्वेश्चन है। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है? व्हाट इज स्टेटेड बाय लॉ ऑफ डिमांड, ये आपको बताना है। सो ये सिंपली क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का। सो व्हाट इज स्टेटेड बाय लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है? So what is stated by law of demand? So law of demand कहता है when price changes, demand also changes. और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, दैट रिलेशनशिप इज इनवर्स रिलेशनशिप। सो जब प्राइस रिड्यूस होगी, जैसे इसमें नजर आ रहा है, तो डिमांड इंक्रीज कर रही है। सो डिमांड यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। और अगर प्राइस हम इधर से देखें, प्राइस अगर इंक्रीज करेगी तो इस साइड को डिमांड हमारी डिक्रीज करेगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड कर्व इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। इस कर्व की जो मूवमेंट रहेगी वो मूवमेंट किस तरह की होगी? इफ डिमांड कर्व इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, तो डिमांड कर्व की मूवमेंट किस प्रकार की होगी? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 8, so answer A has been given and answer A is correct. so ये कर्व होगा इस प्रकार से। so this is डिमांड कर्व। तो यहां पे हमारे पास प्राइस रहेगी, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड रहेगी।
सो जैसे ही प्राइस इंक्रीज करेगी तो डिमांड डिक्लाइन करेगी एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इनमें से किस फार्मूला को यूज करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एज, सो कौन सा फार्मूला इसके अंदर एप्रोप्रिएट फार्मूला है? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो 9 का सी, 9 का बी, 9 का सी, 9 का सी, बी, बी, बी भी दिया है, कुछ स्टूडेंट्स ने, ज्यादातर स्टूडेंट ने सी दिया है। सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन लिखिए, प्रिंसिपल ₹1,00,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। सो ज्यादातर आंसर इसमें गलत दिए गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 12,000 आंसर दिया है जो कि गलत आंसर है, उनसे पूछा ही नहीं गया ये आंसर। तो पूछा गया आपसे प्रोडक्ट वैल्यू क्या है या मेच्योरिटी वैल्यू क्या है, तो मेच्योरिटी वैल्यू रहेगी 1,12,000, जिसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट को भी इंक्लूड करेंगे, तभी वो प्रोडक्ट बनेगा। पेपर के अंदर आप इस प्रकार के कई क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो और उसके पीछे सिंपल रीजन होता है कि आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते या जल्दी जल्दी में आंसर देते हैं। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 10। कंपाउंड इंटरेस्ट इज पेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कंपाउंड इंटरेस्ट किसके ऊपर पे होता है? प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑलरेडी अक्रूड के ऊपर, या प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट टू एक्रू के ऊपर? क्वेश्चन नंबर 10। सो किसके ऊपर? यस करेक्ट, तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑलरेडी ड्यू। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। सो टू जो कंपाउंडिंग है उसको किस ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं कंपाउंडिंग को? टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू और टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। सो फॉर व्हाट पर्पस कंपाउंडिंग इज यूज्ड? टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू और टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। सो दोनों में से किस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं कंपाउंडिंग को? सप्ली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का। यस दिस इज कैलकुलेटेड टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 जाने से पहले जिन जिन का लाइक डिसलाइक बचा हुआ है क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी। इफ इंटरेस्ट इज टू बी कंपाउंडेड मंथली, इनमें से किस फार्मूले को यूज किया जाएगा? इफ इंटरेस्ट इज टू बी कंपाउंडेड ऑन ए मंथली बेसिस, तो इनमें से किस फार्मूले को यूज करेंगे? आउट ऑफ दीज फोर विच फार्मूला विल बी यूज्ड? किस फार्मूले को यूज करेंगे? अगर इंटरेस्ट को मंथली कंपाउंड करना हो, विच फार्मूला शैल बी यूज्ड? किस फार्मूले को यूज करेंगे? यस वेरी करेक्ट, तो इट विल बी दिस फार्मूला। चलिए क्वेश्चन लिखिए, अमाउंट बोरोड 1,00,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम, पीरियड 1 year. So how much amount will be repaid back? टोटल कितना अमाउंट वापस करना होगा? कैलकुलेट दैट अमाउंट। So what is the amount repayable back?
रिपेबल बैक अमाउंट कितना बनेगा? 1,18,000। ध्यान रखिए, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंडिंग मंथली। हम कंपाउंडिंग के क्वेश्चंस के अंदर हैं इस समय, तो आपको आंसर कंपाउंडिंग मंथली बेसिस के ऊपर आंसर देना है। तो जिन्होंने सिंपल लिया है तो यहाँ पे मंथली कंपाउंडिंग बनेगी, उस बेसिस के ऊपर आपने आंसर कैलकुलेट करना है। यस, कर दीजिए। व्हाट विल बी अमाउंट ऑन मंथली कंपाउंडिंग बेसिस? मंथली कंपाउंडिंग बेसिस के ऊपर व्हाट विल बी द अमाउंट? Yes, answer 119562 is the correct answer. 1,19,561 जो कई सारे स्टूडेंट ने स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेट करके दिया है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो आई एम राइटिंग दैट अमाउंट, जो आंसर आना चाहिए, क्योंकि इसमें आपने करना क्या है, इसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगा। इसका कैलकुलेशन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 18% पर एनम है। दिस मीन पर मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारा 1.5%। तो कैलकुलेशन हम इसकी ऐसे करेंगे। हाउ डू वी कैलकुलेट? तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1 + 015 रेज टू पावर 12, तो आंसर आ जाएगा 119,562 राउंड करके। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा उसका। Let us now go to next question. In a compound interest equation, the exponential number is approximately. अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है तो उसमें ये एक इक्वेशन आती है। इस इक्वेशन का जो वैल्यू है वो हमने बताना है। एक्सपोनेंशियल नंबर इसका कितना होता है, तो इनमें से कितना है वो एक्सपोनेंशियल नंबर। तो इसको हम कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग के लिए यूज करते हैं। सो व्हेन कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग इज टू बी डन, तो हम इस फॉर्मूले को लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आती है इनमें से, वो आपको बतानी है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस? इसकी वैल्यू क्या आती है? क्वेश्चन नंबर 12। Yes, quickly, what is the value of this continuous compounding? चलिए नोट कर लेते हैं, थोड़े स्टूडेंट्स को लगता है आ रहा है। तो इट इज बी 2.71728। तो ये इस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग EMI? EMI कैलकुलेट करने के लिए इनमें से हम किस फार्मूले को यूज करते हैं? Which of these is used to calculate EMI? सो 13 का C, ये 23 कहां से आ गया? A। सो 13 के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं दिस वन, इस फार्मूले को यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन कैलकुलेट कर देंगे। अमाउंट बोरोड ₹10 लाख, रीपेमेंट पीरियड 2 years, EMI, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम।
सो व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ EMI? कैलकुलेट कर दीजिए EMI का अमाउंट. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ EMI. फार्मूला आपके सामने है एंड वी हैव टू मेक द कैलकुलेशन. जिनका लाइक डिसलाइक बचा है, लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे. यस 13 का सी आंसर ठीक है, लेकिन आपने EMI कैलकुलेट करके बताना. सो वी गॉट वन आंसर 49,924. एक आंसर हमारे पास आया है बीजन का 4992.43. तो ज्यादा आंसर आ रहा है 49.924. आई थिंक दैट शुड बी द करेक्ट आंसर. 49,924. दैट शुड बी करेक्ट आंसर. 49,924 ज्यादातर स्टूडेंट का यही आंसर है. आई थिंक दैट शुड बी करेक्ट एज वेल. तो इसको चेक कर लेना एक बार. फिर जिनका नहीं आ रहा एक बार वो फिर निकाल के देख लेंगे. सो दे मस्ट डू द कैलकुलेशन अगेन. चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं.